हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर। सुधांशु विप्लव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कितना अलग है ये लड़का अपने पूरे फैमिली से, वरना उसके घर में तो सिर्फ खुदगर्ज लोग भरे हुए हैं। तभी महक और नीरू भी आ जाती है, क्योंकि सुधांशु ने उन दोनों को घर भेज दिया था और खुद शेखर जी के साथ हॉस्पिटल में रुक गया था। महक सुधांशु को बाहर देखकर उसके पास आकर बोली, सिद्धू तुम बाहर क्यों हैं? अंदर पापा के साथ कौन है? सुधांशु गिलास की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप ही देख लो। महक गिलास को झाँक कर अंदर देखी तो विप्लव शेखर जी से हंसते हुए बातें कर रहा था। नीरू महक से बोली, क्या हुआ महक, अंदर कौन है उनके साथ? महक नीरू के सवाल पर मुस्कुराते हुए बोली, कोई नहीं माँ, बस मेरा सबसे प्यारा राज दुलारा टेप रिकॉर्डर देवर, जो आकर पापा से बातें कर रहा है। नीरू महक की बात पर मुस्कुरा देती है। तभी वहाँ पूरी सारंग फैमिली भी आ जाती है। मृत्युंजय को देखकर सुधांशु का मूड खराब हो जाता है। सुधांशु उन लोगों को इग्नोर करते हुए महक से बोला, दीदी मैं अपने लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ, आप पापा के साथ रहना। महक सुधांशु की बात सुन अपना सिर हिलाती है तो सुधांशु वहाँ से जाने लगता है, जिस पर मृत्युंजय सुधांशु के सामने आकर कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर मृत्युंजय वेटिंग रूम की तरफ चला जाता है। सुधांशु महक की तरफ देखता है तो महक उसे पलके झुकाकर शांत रहने के लिए कहती है। सुधांशु एक गहरी सांस लेकर मृत्युंजय के पीछे चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद महक सारंग फैमिली के पास आकर बोली, आप सब लोग। वैशाली महक के बात को पूरा होने से पहले ही नाराजगी से बोली, हम आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है दीदी। आपको हमें कॉल करके बताना चाहिए था ना कि यहाँ पर बाबा की तबीयत खराब है, लेकिन ना ही, आपको तो सारा बोझ अपने ही सर पर लेना होता है। महक वैशाली की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, जब तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी और सारी मुसीबतों को अपने सिर पर लेने वाली बहन हो, तब मुझे थोड़ा सा बोझ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हम नाराज़ होना बंद करो, पापा बिल्कुल ठीक है। वैशाली महक की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोली, हम तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन आपकी प्यारी सी मुस्कान देखकर हमारा सारा गुस्सा छू मंतर हो गया। अब बातें बहुत हो गई, चलो हम अंदर चलते हैं। इतना कहकर वैशाली सबको इग्नोर करते हुए खुद ही वार्ड के अंदर घुस जाती है। निर्जला नीरू के पास आकर बोली, बहन जी अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भाई साहब बिल्कुल ठीक है। नीरू निर्जला की बात पर अपना सिर हिलाती है और सभी लोग वार्ड के अंदर चले जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद महक अमृत से बोली, भाई उनको क्या बात करनी है सिद्धू से? अमृत महक के सवाल पर बोला, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस कुछ बात करनी होगी उसे, चलो हम भी अंदर चलते हैं। महक अमृत की बात पर बोली, मैं सब लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ, आप अंदर जाइए। अमृत महक की बात पर अपना सिर हिला देता है और वार्ड के अंदर चला जाता है। सुधांशु मृत्युंजय को घूरे जा रहा था और मृत्युंजय बिना किसी भाव के खड़ा खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। सुधांशु इरिटेट होकर नाराजगी से बोला, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, या फिर सिर्फ खड़ा होने वाली एक्सरसाइज करवा रहे हो? मृत्युंजय बिना सुधांशु की तरफ देखे बोले, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देखी। सुधांशु शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ मृत्युंजय को देखते हुए बोला, मेरी ज़िंदगी को इतना बर्बाद करके आपको खुशी नहीं मिली, जो आप फिर से मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल लाना चाहते हो? मृत्युंजय पलट कर सुधांशु को घूरते हुए बोला, मैंने कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। मीरा और कशिश का रिश्ता तभी तय हो गया था जब मीरा पैदा हुई थी। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन कंफ्यूज होकर बोला, व्हाट? मृत्युंजय सुधांशु की बात पर उसे एक्सप्लेन करते हुए बोला, मेरे दादाजी रविंद्रनाथ सारंग और कशिश के दादाजी राघवेंद्र मित्तल बेस्ट फ्रेंड थे। राघवेंद्र अंकल अपनी बेटी की शादी मेरे चाचा शिवराज से करवाना चाहते थे, लेकिन मेरे चाचा जी ने मेरी चाची नीलम से लव मैरिज कर ली, जिससे लड़ाई झगड़े तो हुए, लेकिन बाद में तय किया गया कि मेरे पापा राजेंद्र सारंग के
अगर कोई बेटी होती है तो वो मित्तल परिवार की बहू बनेगी और मीरा इकलौती सारंग परिवार की राजकुमारी है, इसलिए उसकी शादी कशिश मित्तल से हुई है। समझ में आई बात? सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन ताली बजाते हुए बोला, फैंटास्टिक, क्या कहानी बनाई है आपने। अगर यही बात थी तो मीरा की शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से क्यों करवा रहे थे। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर बोला, प्रॉफिट के लिए। सुधांशु अपनी आंखें छोटी करके बोला, आपको शर्म नहीं आती। मृत्युंजय सुधांशु को घूरते हुए बोला, मुझे क्यों शर्म आएगी, हर बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा मायने रखता है। सुधांशु मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, खुद को बेच क्यों नहीं देते आप, मतलब प्रॉफिट के लिए आप जैसा बिजनेसमैन अपने ईमान को भी बेच सकता है। मृत्युंजय सुधांशु को घूरते हुए बोला, मुझसे ज़्यादा आर्गुमेंट मत करो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लड़की देखी है तो देखी, और तुम्हें इस लड़की को ही डेट करना होगा। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर बोला, तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। अपना ये 2 कौड़ी का एटीट्यूड जाकर अपने भाइयों पर दिखाइए, मुझ पर नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी दीदी और अपनी फैमिली की बात मानता हूँ, किसी भी ऐसे ऐरे गैरे की बात नहीं मानता। मृत्युंजय सुधांशु को घूरते हुए बोला, अपनी दीदी के लिए तो करोगे ना। सुधांशु मृत्युंजय के चेहरे को देखा है, जिसके एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से बदल गए थे, जैसे मृत्युंजय सुधांशु को ब्लैकमेल कर रहा हो। सुधांशु मृत्युंजय के इंटेंशन को समझते हुए बोला, देखिए, मैं किसी को भी डेट नहीं कर सकता और आप इस तरीके से मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मृत्युंजय बोरियत में बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है। मैं अपनी बात का बहुत जिद्दी हूँ। सुधांशु गुस्से में चिल्लाकर बोला, हर बार मेरी फीलिंग के साथ क्यों खेल रहे हो आप लोग। पहले आपकी बहन खेल कर गई और अब आप मुझे हर बार टॉर्चर करते रहते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? ये कहते हुए सुधांशु की आंखों में नम हो जाती है। मृत्युंजय सुधांशु के आंसू को इग्नोर करते हुए बोला, चाहे तुम कितना भी चिल्ला लो, मैं कह दिया सो कह दिया। सुधांशु हार मानते हुए बोला, मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ। क्यों आप ये कर रहे हो? फिर डिसीजन मेरा होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ या फिर नहीं। मृत्युंजय सुधांशु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी तुमसे कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी फैमिली को एक बार फिर ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि अपने के भेष में जो दुश्मन छुपे बैठे हैं वो सामने आ सके। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, मुझे बहुत पहले से पता है कि मेरे चाचा जी हमें धोखा दे रहे हैं। पापा के प्रॉफिट में जितने भी पैसे आते हैं, आधे से ज़्यादा वो हर बार नुकसान का नाम लेकर अपने नाम कर लेते, लेकिन पापा उन्हें कुछ नहीं करते, जबकि वो भी सब कुछ जान रहे हैं, क्योंकि वो क्लेश नहीं चाहते हैं। और शायद यही सब की वजह से पापा को मेजर अटैक आया था। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुनकर बोला, मीरा मुसीबत में है। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन हैरानी से बोला, क्या मुसीबत? लेकिन कैसी मुसीबत में? उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, अरे यार, आधी बात सुनकर रिएक्ट करते हो या फिर तुम पूरी बात तो सुन लिया करो। सुधांशु मुंह बनाते हुए बोला, सस्पेंस क्रिएट करके गुंडागर्दी करते हुए बात आप कर रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं पूरी बात सुन लूँ। ग्रेट। मृत्युंजय सुधांशु को घूर कर बोला, मुझे ना तुम्हारा यही 2 कौड़ी का एटीट्यूड बिल्कुल नहीं पसंद, जो हमेशा तुम मुझे दिखाते रहते हो। मेरे किसी भी भाई में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर दे, और तुम वो पहले लड़के हो जो मुझसे ऐसे बेरुखी से बात करते हो जैसे मैं तुम पर जहर उगलता हूँ। सुधांशु मृत्युंजय की तरफ ऐसे देखता है जैसे पूछ रहा हो कि आपकी जुबान में शहद निकलती है, सच में जहर ही तो उगलते रहते हो मुझ पर। सुधांशु की ऐसी नज़र को महसूस करते हुए मृत्युंजय इरिटेट होकर बोला, अब क्या जिंदा निकल जाओगे? घूरना बंद करो और पूरी बात सुनाओ। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखने लगता है और मृत्युंजय उसे सारा प्लान समझाने लगता है। मृत्युंजय सारी बातों को सुनने के बाद सुधांशु पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था, जिस पर देखते हुए मृत्युंजय बोला,
इस तरीके से खड़ा रहने में कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें ये करना होगा। सुधांशु सपाट लहजे में बोला, मैं किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, मुझे यही तुम्हारी इडियट गिरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे बता रहा हूँ ना, अगर तुम इस प्लानिंग में सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। सुधांशु अपनी आंखें छोटी करके बोला, आप अपनी बेशर्मगिरी में मुझे शामिल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं नित्या को हर्ट करूं जैसे आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। मृत्युंजय सुधांशु को घूरते हुए बोला, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से उस लड़की को अपने कंट्रोल में करोगे, एज अ फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हें उसके साथ प्यार का ही नाटक करना है। सुधांशु अपनी नज़रें फेर कर बोला, नित्या और मैं पहले से ही दोस्त हैं, तो बात अलग है, उतने क्लोज नहीं है। मृत्युंजय की बात पर बोला, तो जाओ ना उसके क्लोज, तुम्हें मना कौन कर रहा है। सुधांशु अपने दांत पीस कर बोला, क्या उसकी गोद में जाकर बैठ जाओ या उसे अपने सीने से लगा लो। क्लोज जाओ, ऐसे नीच भरी हरकतें आप करते हो, मैं नहीं। सुधांशु के इल्जाम पर मृत्युंजय गुस्से से बोला, हेलो, तुम्हारी बहन बहुत लकी है, ठीक है ना। तुम्हारी बहन के अलावा मैंने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा और तुम मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने पर तुले हुए हो। सुधांशु एक गहरी सांस लेकर बोला, देखिए, नित्या को पहले से ही मुझसे लगाव है। अगर मैं इस तरीके से कोई हरकत कर देता हूँ तो उसका दिल टूट जाएगा। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम अपनी तरह से जो करना चाहो। सुधांशु अपना सिर हिला देता है, तभी दरवाजे के पास से आवाज़ आती है, क्या प्लान बना रहे हैं आप लोग दोनों। सुधांशु और मृत्युंजय पलट कर देखते हैं, जहां पर कोई और नहीं, महक बरी उन दोनों को दूर घूर रही थी। सुधांशु महक को देखकर घबराते हुए बोला, दीदी। महक सुधांशु के हाथ दिखाकर चुप रहने के लिए कहती है, तो सुधांशु चुप रह जाता है। महक मृत्युंजय के सामने जाकर बोली, आपको शर्म नहीं आ रही है? आपकी बहन के साथ कशिश ने जो किया आप वही उसकी बहन के साथ करवाना चाहते हो और इन सब में मेरे भाई को शामिल कर रहे हैं। मृत्युंजय सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ यहाँ से, हम बाकी प्लान बाद में डिस्कस करेंगे। सुधांशु अकड़ कर बोला, मैं क्यों जाने लगा, आपका कोई भरोसा नहीं है, मेरी बहन की मार दो। तो मृत्युंजय सुधांशु की बात पर महक को कमर से पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और महक के बालों में हाथ डालकर सुधांशु के सामने उसे किस करने लगता है। महक का पूरा चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। वहीं सुधांशु मृत्युंजय के बेशर्मी पर पैर पटकते हुए वेटिंग रूम से बाहर चला जाता है। सुधांशु के जाते ही महक मृत्युंजय को खुद से दूर करते हुए उससे गुस्से से बोली, आप क्या कर रहे हो? सिद्धू यहाँ पर खड़ा हुआ था ना। मृत्युंजय महक की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम दोनों भाई बहन एक थाली के चट्टे बट्टे हो। कहा था ना मैंने उससे प्यार से बाहर जाओ, माना नहीं, इसलिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। महक मृत्युंजय के घूरने के बाद बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हो नित्या के साथ? मृत्युंजय महक को अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी? कहाँ से सुनोगी? तुम्हें लड़ाई झगड़ा और प्यार मोहब्बत के बारे में पता ही क्या है? महक मृत्युंजय को घूर कर बोली, और वही बेहतर है कि मुझे आपकी तरह षड्यंत्र रचना नहीं आता है। मैं सॉफ्ट हार्टेड अच्छी हूँ, पता नहीं मुझ जैसी भोली चिड़िया को आप जैसा काला नाक कैसे मिल गया। मृत्युंजय महक के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पैर और नज़दीक लाकर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने पति को नाग कहते हुए? मैंने किसे डसा है? महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रखकर बोली, सीरियस मैटर के बीच में ये रोमांटिक होने वाला काम मत किया कीजिए। मैं पूछ रही हूँ ना, आप नित्या के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मृत्युंजय मुंह बना अपना फ़ोन निकालकर महक के सामने रखते हुए बोला, देखो अवस्थी फिनिक्स एंटरप्राइजेज की टीआरपी कैसे गिर रही है। महक मृत्युंजय के यहाँ से फ़ोन लेकर हैरानी से सब कुछ देखने लगती।
पूरा न्यूज़ देखने के बाद महक की आंखें बड़ी कर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, इन सब के पीछे आपका हाथ है ना? मृत्युंजय हल्का सा महक के गाल को थपथपा कर बोला, हमारी शादी को 5 महीने क्या हुआ, तुम तो काफ़ी अच्छे से मृत्युंजय को समझने लगी बेबी। महक मृत्युंजय के हाथ को गाल से हटाते हुए बोली, क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं और आपने कहा था कि आप साबुत लेकर आओगे। इस तरीके से मेरे चाचा जी को क्यों परेशान कर रहे हैं? मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, ताकि जिस तरीके से मेरे ससुर जी बिस्तर पर लेटे हुए हैं उसी तरीके से वो सीधा ऊपर चले जाए। मैं गहरी नज़र से मृत्युंजय को देखते हुए बोली, लेकिन इस सब में नित्या का हाथ कहाँ पर है? मृत्युंजय महक की बात पर बोला, नित्या का इन सब में कोई हाथ नहीं है, लेकिन उसके बाप का जरूर है। महक गहरी सांस लेकर बोली, एक बात बताइए, आपको सबसे लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या? मृत्युंजय मासूम बच्चों की तरह अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मैं किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करता। जिसे देखो सभी आकर मुद्रा से ही भीरते रहते हैं, तो उन्हें चोट तो लगेगी ना। महक के गहरी सांस लेकर बोली, भगवान से विनती करूंगा कि मेरे बच्चे आपकी तरह ना रहे। मृत्युंजय सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, सोफा काफ़ी सॉफ्ट लगता है, चलो एक बार। महक मृत्युंजय को खुद से दूर करते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? मृत्युंजय महक के गले लगाते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम कमरे में ट्राई करेंगे, लेकिन तुम मुझसे गुस्सा मत हुआ करो। इकलौती तुम ही तो हो जो मेरी सारी इमोशंस को टॉलरेट कर पाती हो। महक मृत्युंजय की बात पर, हाँ सही कहा आपने, आपके सारे इमोशंस को महसूस कर पाती हूँ मैं, लेकिन आप कभी हद पार मत करना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। मृत्युंजय महक से दूर होकर बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो, बहुत गट्स आ गए हैं तुम में। महक अवस्थी। महक मुंह बनाते हुए बोली, आप हमेशा नाम गलत लेते हो, मेरा नाम महक मृत्युंजय सारंग है। जब से आपसे शादी हुई है। मृत्युंजय कुछ याद करते हुए बोला, मैं तुम्हें बताना भूल गया, शोभित और अदिति की सगाई 3 दिन बाद जन्माष्टमी के दिन है। महक मृत्युंजय को घूर कर बोली, आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? मतलब मुझे घर जाना होगा सगाई की तैयारियों के लिए? आप न सच में किसी काम के नहीं हो। इतना कहकर महक मृत्युंजय से दूर होकर वेटिंग रूम से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय मुट्ठी कसकर बोला, व्हाट द हिल, सारे काम मैं करता हूँ और कहती है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। हाउ डू यू आई एक्सप्लेन दिस स्टूपिड औरत। इतना कहते हुए मृत्युंजय भी महक के पीछे वेटिंग रूम से बाहर वार्ड की तरफ चला जाता है। VIP वार्ड में इधर मृत्युंजय जब वार्ड के अंदर आता है तब देखता है कि डॉक्टर शेखर जी का चेकअप कर रहा था। मृत्युंजय सीरियस आवाज में डॉक्टर से बोला, डॉक्टर एवरीथिंग इज फाइन, इज नॉट इट एन इमरजेंसी ऑफ एनी काइंड। डॉक्टर मृत्युंजय की बात पर उसे शांत करवाते हुए बोले, डोंट वरी मिस्टर सारंग, एवरीथिंग इज ऑल राइट। बस इनके खाने पीने और किसी भी तरीके के स्ट्रेस ना होने का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर की बात पर मृत्युंजय शेखर जी को देखते हुए बोला, अपने लिए ना सही कम से कम अपने जवान बेटे और इन फ्यूचर आने वाली नाती नातिन के लिए ही टेंशन मत लीजिएगा पापा। महक घूरकर मृत्युंजय की तरफ देखती है, वही वैशाली। मृत्युंजय की बात सुन शेखर जी से बोली, सुन लिया ना आपने, मतलब आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाला है, आप पापा से सीधा नाना बनोगे। शेखर जी उन लोगों की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा था बच्चों। सुधांशु शेखर जी के सीने से लगाते हुए बोला, आपको पता है पापा, बहुत डर गया था मैं, आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे समझ सकता है। प्लीज़ किसी भी तरीके का टेंशन मत लिया कीजिए। ये कहते हुए सुधांशु की आंखों में नमी तैर जाती है। शेखर जी सुधांशु के पीठ को थपथपाते हुए बोले, शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विप्लव सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, तुम कॉलेज जाओगे या फिर?
यहीं रहोगे क्योंकि मैं जा रहा हूँ। सुधांशु विप्लव की बात पर बोला, मैं लीव ले रहा हूँ, आज मैं कॉलेज नहीं आ रहा, कल से आऊँगा और कुछ भी बात हो तो मुझे बताना। विप्लव सुधांशु की बात सुन अपना सिर हिलाकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। मृत्युंजय शेखर जी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कुछ पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे। सारंग फैमिली वहाँ से पहले ही मिलकर जा चुकी थी, इसलिए सिर्फ बच्चे ही वहाँ पे रह गए थे। मृत्युंजय की बात सुनकर सब लोग मृत्युंजय की तरफ देखने लगते हैं। तभी राघव गिरते पड़ते अंदर आ जाता है। मृत्युंजय राघव को घूर कर बोला, क्या सच में तुम पोलियो से ग्रस्त हो जो हमेशा गिरते पड़ते रहते हो? राघव ठीक से खड़ा होते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, पेपर जैसे ही बना मैं दौड़ते हुए यहाँ आ गया और अचानक से मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर पड़ा। वैशाली राघव को उठाते हुए उसे पानी का ग्लास देते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम कितनी मेहनत करते हो, देखो बेचारा पसीने से तरबतर हो गया है। ये कहते हुए वैशाली राघव के टाई से उसके माथे पर अपने आए पसीने को साफ करने लगती। वैशाली के इतने सॉफ्ट तरीके से साफ बात करने के कारण राघव के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वहीं अमृत उसे अपनी खूनी आंखों से घूरने लगता है। अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए राघव से बोला, तुम्हारे 1 महीने का बोनस कट। राघव अब वैशाली को मन में कोसने लगता है कि क्यों वो उसके पास आई, बेवजह उसका बोनस कट हो गया। वैशाली सिर घुमाकर अमृत को घूरते हुए बोली, बेचारे का बोनस काहे कट कर रहे हो? अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, घर चल कर बताता हूँ तुम्हें। मृत्युंजय राघव को भूत की तरह खड़ा देखकर बोला, अब क्या हुआ तुम्हें? जमीन को खोदने का इरादा है क्या? पेपर दूं? मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज पर राघव जल्दी से उसे पेपर देते हुए बोला, सॉरी बस पेपर्स। मृत्युंजय पेपर्स राघव के हाथ से लेने के बाद शेखर जी के सामने रखते हुए बोला, मुझे आपके इन पेपर्स पर साइन चाहिए। शेखर जी थोड़ा हिचकिचाते हैं, जिस पर मृत्युंजय कहता है, मुझे पता है आप जानना चाहते हैं कि इन पेपर्स पर क्या है और आपको हक भी है, तो मैं बता दूं, आपके नाम पर अवस्थी फिनिक्स एंटरप्राइजेज के जो 10% शेयर है, मैं उसे सुधांशु के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। शेखर जी मृत्युंजय की बात सुन हैरानी से बोले, लेकिन ऐसा क्यों? मृत्युंजय अपने एक आईब्रो ऊपर करके बोला, आप साइन कर रहे हैं या फिर नहीं? सुधांशु मृत्युंजय के घूरते हुए बोला, आप मेरे पापा को धमकी दे रहे हो। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुनी अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, मैं बस उन्हें इन पेपर पर साइन करने के लिए कह रहा हूँ। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर बोला, मुझे नहीं चाहिए वो 10%, आपको किसने कहा कि ये सब करने के लिए? मृत्युंजय सुधांशु की बातों को इग्नोर कर शेखर जी से बोला, आप साइन कर रहे हैं या फिर नहीं? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट